हाँ बच्चे, गुड इवनिंग। चलिए आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं हिंदी। हम लोगों ने RESST राइजर एजुकेशन सोशल सेवा ट्रस्ट मेधावी वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत ये हिंदी का पहला क्लास होगा। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे दी गई है कि प्रश्न कहाँ से बनेंगे, कैसे बनेंगे, और दूसरी चीज़ ये भी बताया गया है कि अगर आप इसमें पास होते हैं तो इसका बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है फ्यूचर में। तो इसका जो पहला क्लास होगा हिंदी का होगा और हम शून्य से शिखर तक का सफ़र करेंगे। इसका जो पहला बैच का एग्ज़ाम होने वाला है 21 जनवरी को होने वाला है। 21 जनवरी को होने वाला है। हम लोग 21 जनवरी तक इसको पढ़ेंगे और टेस्ट करेंगे कि मैंने अब तक कितना पढ़ा है, कितना जानकारी किया है। तो जो पहला क्लास है हम लोग हिंदी बहुत देर न करते हुए शुरू करते हैं हिंदी। और हिंदी का जो पहला वह शब्द होगा उसका नाम है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण या अक्षर। तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नहीं होंगे तो। और दूसरी चीज़ कि आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा और कैसा लग रहा है। अपनी राय दीजिएगा ताकि वीडियो और भी अच्छे से हम बना सकें। इसमें जो हिंदी का पहला टॉपिक्स होगा वर्ण, यानी कि भाषा का सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। फिर पूछेगा कि इसी वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम अक्षर कहते हैं। इसके बाद आपसे एक पूछेगा कि इस वर्ण की विशेषता क्या है। विशेषता क्या है? तो बच्चे वर्ण की विशेषता होती है कि सबसे पहले कि यह भाषा की छोटी इकाई होती है। दूसरा वर्ण का खंडन नहीं होता है, यानी कि वर्ण को हम खंडित नहीं कर सकते। दूसरा चीज़ कि इन्हीं वर्णों के मेल से किसका शब्द का निर्माण होता है। तो बच्चों आज हम क्लास देखेंगे, कल इसका टेस्ट लेंगे हम लोग कि कितने स्कोर हम लोग कर पाते हैं। आज क्लास ले लेते हैं। क्लास में आपको शून्य से लेकर शिखर तक की पूरी जानकारी हम देंगे और कल इसका हम लोग टेस्ट लेंगे कि अब तक हम लोगों ने कितना किया। रोज़ आपके 2 क्लास चलेंगे। पहला क्लास आपका हिंदी चल रहा है, दूसरा क्लास आपका इंग्लिश या साइंस चले, जिसमें आपको वहाँ भी शून्य से शिखर तक हम ले चलेंगे और उन्हीं टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तीसरी चीज़ कि अगर आप 11th, 9th, 12th और 10th के छात्रा हैं तो आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि ये टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं टॉपिक के बलबूते ही पूरे हिंदी को हम कवर करते हैं। क्योंकि अगर ये टॉपिक्स ना हो तो हिंदी कहीं ना कहीं क्या रह जाती है, अधूरी रह जाती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम वर्णों के मेल से किसका शब्दों का निर्माण होता है। अब हम आगे देखते हैं वर्णमाला, यानी कि वर्णमाला का मतलब क्या कि क से लेकर ज्ञ तक और अ से लेकर अ तक। यानी कि हम कहेंगे कि यदि हम वर्ण का भाग देखें, आपसे पूछे कि वर्ण के कितने भाग होते हैं, तो वर्ण के 2 भाग होते हैं। उस पहले भाग को हम लोग स्वर बोलते हैं और दूसरे भाग को हम लोग व्यंजन बोलते हैं। इन्हीं स्वर और व्यंजनों को मिलाकर हम लोग वर्णमाला का निर्माण करते हैं। यानी कि हम स्वर को और व्यंजन को मिला देते किसका निर्माण होगा?
वर्णमाला। यानी कि पूछेगा आपसे कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब पूछेगा आपसे कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। पहला देख लेते हैं, पहला हेडिंग हम लिखेंगे स्वर। स्वर किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, ये चीज़ हम देख। स्वर, अब स्वर किसे कहते हैं, आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि बेटा स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर को यानी कि जिनके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं ली जाती उसे स्वर कहते हैं। यानी कि हम एक शब्दों में कहें तो जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। दूसरा चीज़ कि स्वर के उच्चारण में किसी का भी सहायता नहीं लिया जाता और स्वर को हम स्वतंत्र रूप से रखते हैं। दूसरा चीज़ हम देख लेते हैं इसी में बच्चे कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं। स्वर के प्रकार के बारे में हम देख लेते हैं कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं। उन स्वरों को हम बढ़िया से देखेंगे। स्वर के प्रकार बहुत ध्यान से देखिएगा, स्वर के प्रकार। तो बेटा स्वर 3 प्रकार के होते हैं। इसको हमने क्लास 6, 7, 8, 9, 10th तक पढ़ा है। 11th के हैं तो 11th में ही पढ़ेंगे और 10th में है तो 10th में ही पढ़ेंगे। यानी कि स्वर के प्रकार हम देख लेते हैं। जो पहला स्वर होता है इसको बोलते हैं ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। इन स्वरों को हम बढ़िया से समझेंगे। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है कि वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं। दीर्घ स्वर का मतलब होता है कि जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, यानी कि जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे। और प्लुत स्वर का मतलब कि जिनके उच्चारण में दीर्घ और ह्रस्व दोनों से अधिक समय लगता है उसे हम लोग प्लुत स्वर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ह्रस्व स्वर के एग्जाम्पल जो हैं अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये ह्रस्व स्वर के एग्जाम्पल है। आपसे पूछेगा कि छोटा ऊ किस स्वर का उदाहरण है, किस स्वर का उदाहरण है, तो यह ह्रस्व स्वर का उदाहरण है। दूसरा दीर्घ स्वर के उच्चारण को देख लेते हैं। आ, बड़ी ई, इसके बाद बड़ा ऊ, ए, ये सब क्या है, दीर्घ स्वर के उदाहरण है। इसके बाद प्लुत स्वर। अब हम बोल कर भी चेक कर सकते हैं। ओ बोलेंगे तो हमें कम समय लगेगा और मुंह छोटा खुलेगा। आ बोलेंगे तो अधिक समय लगेगा जबकि मुंह बड़ा खुलेगा। अब प्लुत स्वर को हम लोग देख लेते हैं। तो बेटा जो प्लुत स्वर होता है इन दोनों से अधिक समय लगता है किसको, प्लुत स्वर को उच्चारण में। जैसे राम म, यानी कि हम जब राम को बोलेंगे तो खींच देते हैं कि राम, यानी कि इन दोनों से अधिक समय लगता है किसको, प्लुत स्वर को बोलने में। एक शब्दों में हम कहें तो आपसे पूछेगा कि संगीतों का स्वर किसे कहते हैं, संगीतों का स्वर किसे कहते हैं, तो वो बेटा प्लुत स्वर है। फिर आपसे पूछ सकता है कि किस स्वर का प्रयोग हम प्लुत स्वर में करते हैं, किस स्वर का प्रयोग हम संगीतों में करते हैं, तो उसका नाम है क्या, प्लुत स्वर। आगे हम देख लेते हैं इन स्वरों में को व्यवस्थित ढंग से लिखते हैं और व्यवस्थित ढंग से लिखने के बाद आगे हम देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स में और आने वाला है। ठीक ना, ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों। तो उसको हम लिख लेते हैं। पहले लिखते हैं अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, अंग और अ। तो इन दोनों को अयोग वाह स्वर कहते हैं, और जो अ है
इसको हम लोग विसर्ग के नाम से जानते हैं। यानी कि दो बिंदी जहाँ आ गई उसको हम लोग विसर्ग के नाम से जानते हैं। अब देखिए अ, छोटी ई, छोटा ऊ और यहाँ पे होगा ऋषि। इन सबको, इन चारों को, 1 2 3 4, इन चारों को हम लोग मूल स्वर कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। अब मूल स्वर का मतलब क्या कि इन चारों से इनका निर्माण हुआ है। यानी कि अ आधन अ बराबर का आ, फिर छोटी ई आधन छोटी ई बराबर का बड़ी ई। इसी प्रकार से इन सब का निर्माण हुआ है। आपसे पूछेगा एक प्रश्न कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो कुल संख्या होती है 13। लेकिन आपसे पूछेगा कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो बेटा मूल स्वरों की संख्या होती है 4। मूल स्वरों की संख्या होती है 4। आपसे एक प्रश्न और पूछता है कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, तो वो भी बेटा होती है कितना, 4। यानी कि हम मूल स्वर को ही ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब ये स्वर हो गया कंप्लीट, पूरे स्वर को हमने देख लिया। अब स्वर का कल क्वेश्चन हल करेंगे। आगे देखते हैं व्यंजन। अगला टॉपिक होगा हमारा व्यंजन का, कि व्यंजन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। व्यंजन अब हम पहले देख लेते हैं कि व्यंजन कहते किसे हैं। व्यंजन तो बेटा जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे क आधन अ, तब बनेगा क, यानी कि आधा क और अ, ठीक। तो इन दोनों के मेल से बनता है क। अगर हम बोलेंगे अगर हम बोलेंगे क, तो उसके उच्चारण में अ आ रहा है, ख उसके भी उच्चारण में अ आ रहा है, ठीक। अब बोलेंगे ग, उसके भी उच्चारण में अ आ रहा है। तो यानी कि जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है बेटा, उसी ही बोलते हैं व्यंजन, उसे ही बोलते हैं व्यंजन, ठीक। अब आगे देखते हैं व्यंजन के प्रकार। ये बेटा क्लास कैसा लगा और ज़रूर बताइए कमेंट में हमें, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे भी आपको पढ़ा सकें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सबको लाभ मिल सके। और जो फार्म भरे हैं RESTT में वो उनको लाभ मिल सके, और जो लोग नहीं भर पाए हैं उनको आप बताइए कि ये फॉर्म आया है, इससे आपको सहयोग मिल सकती है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।